प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। 2 दिन के अंतराल के बाद हम मिल रहे हैं। उम्मीद होगी कि पीछे के वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे और अपने नोट्स बना लिए होंगे। मूल अधिकार हम पढ़ रहे हैं। मूल अधिकारों में हम लोगों ने अनुच्छेद 12 और 13 देख लिया। वो सामान्य अनुच्छेद थे, उनको देखना ही देखना था। क्या देखा हम लोगों ने? अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है, ठीक। और अनुच्छेद 13 के ही तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत जो भी विधि बनाई जाती है उनके पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विधि बनाई गई है वो मूल अधिकारों का हनन कर रही है, ठीक। उसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6, ठीक। आज पढ़ते हैं पहला मूल अधिकार अपना कौन सा है। आप लोग को याद ही होगा, जो पहला मूल अधिकार था अपना वो था समता या समानता का अधिकार, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद कितने से कितने तक? अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में समता या समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो 2 अनुच्छेद इस वीडियो में देखेंगे, 14 और 15, 16, 17, 18, ये 3 अनुच्छेद एक वीडियो में, इसके बाद वाले में, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब अनुच्छेद 14 को देखा जाए। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, ठीक है। विधि के समक्ष समता, अंग्रेजी में कहें इसको तो इक्वालिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद है क्या? अगर संविधान के दृष्टिकोण से देखें तो संविधान में 2 लाइन लिखी हुई है, राज्य, कामा लगा हुआ है वहाँ पे। राज्य का मतलब फिर मैं बता दूं, जब तक हम भाग 6 में नहीं जाते हैं तब तक राज्य का मतलब भारत, ठीक है। और यहाँ राज्य का मतलब जिस राज्य की चर्चा की जा रही है यानी उस समय की भारत की सरकार, ठीक। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह है संवैधानिक भाषा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर प्रत्येक व्यक्ति राज्य द्वारा निर्मित साधारण विधि के अधीन होगा। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के सिवाय अन्यथा दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक। ये तो हो गई किताबी भाषा। अब सिंपल भाषा में हम समझें कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है, यानी कि सरकार जो भी नियम बनाएगी, यानी संसद जो भी नियम बनाएगी, भारत का प्रत्येक नागरिक उस विधि के अधीन होगा, ठीक है। वो विधि समान रूप से सबके ऊपर लागू होगी, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, न आर्थिक दृष्टिकोण से, न जाति के दृष्टिकोण से, न धर्म के दृष्टिकोण से, ठीक है। ये है अनुच्छेद 14 का पूरा सारांश। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ 2 शब्द लिए गए, एक विधि के समक्ष समता, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, आजकल के क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा कि वीडियो के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिसकी उम्मीद तक किसी ने नहीं की थी। तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन उठे हैं तो आगे भी उठते रहेंगे। तो अब ये अंतर नहीं रह गया है कि आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं जीएस के दृष्टिकोण से, कि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं। जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक वो 2 क्वेश्चन जो हर सब्जेक्ट से आते हैं उसको पकड़ने में पूरी असुविधा होगी। बेसिक तैयार होना चाहिए, साथ ही साथ जो उस अध्याय का मूल है, मूल का मतलब कि मूल तत्व जो उस अध्याय में छिपे हैं उनका भी पता होना चाहिए। तो यहाँ 2 शब्द हम देख रहे हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। 2 शब्दों से मिलकर के ये पूरा अनुच्छेद बना हुआ है। तो विधि के समक्ष समता जो शब्द देख रहे हैं ना, ये लिया गया है ब्रिटेन से। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि विधि के समक्ष समता ये किस देश से प्रभावित है, तो ये लिया गया ब्रिटेन से। और जो दूसरा हम देख रहे हैं ना, विधियों के समान संरक्षण से, तो विधियों के समान संरक्षण की जो बात की गई है ये आई है हमारे संविधान में, कहाँ से? अमेरिका से, ठीक। विधि के समक्ष समता हमने ब्रिटेन से ले लिया, विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था हमने ले ली अमेरिका से। कुल मिलाकर ये कहना है कि सरकार जो भी विधि बनाएगी, यहाँ तक कि जो विधि बना रहे हैं वो भी इन्हीं विधियों के अधीन होंगे सामान्य तौर पर। लेकिन इसी अनुच्छेद में या अनुच्छेद 14 क्या पूरी तरह सब पे लागू होता है या पूरी तरह
अनुच्छेद 14 के तहत विधियों का समान संरक्षण सबको मिलता है, कोई विभेद है कि नहीं। तो इस संदर्भ में हम अगर देखें तो दो टिप्पणी करना चाहूँगा। एक, वर्ग विभेद। वर्ग का मतलब किसी एक वर्ग के लिए अगर कोई विधि बनाई गई है तो वो सब पे लागू होगी। तो वर्ग विभेद का निषेध करता है, यानी कि अगर किसी एक वर्ग के लिए कोई विधि बनाई है तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे ऊपर लागू होगी, ये हमारे ऊपर नहीं लागू होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो यह अनुच्छेद वर्गीकरण की अनुमति भी देता है। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण को ऐसे समझें कि जैसे भौगोलिक स्थिति के आधार पर विधियों का कहीं कम हो जाना, कहीं ज़्यादा हो जाना। जैसे हम यहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश में, तो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ अलग व्यवस्था है। लेकिन अगर हम चलें तो सरकार ने क्या किया है, जो हिमालयी क्षेत्र हैं, हिमालयी राज्य हैं, उनके लिए सरकार ने अलग से व्यवस्था कर रखी है। तो विधियों का समान संरक्षण तो हुआ नहीं, लेकिन वो क्या हुआ, वो वर्गीकरण की अनुमति हो गई कि जैसे उन राज्यों की आवश्यकता है उस अनुसार इसमें जो है परिवर्तन कर दिया जाए। यही है वर्गीकरण। जैसे आप दूसरे अर्थ से समझिए, टैक्स, ठीक है। टैक्स अगर देखा जाए तो कोई देता है, कोई नहीं देता है। होना क्या चाहिए, सबको देना चाहिए। लेकिन क्या किया गया, एक बाउंडेशन लगाई गई कि 5 लाख आप कमाते हो साल में तो आप टैक्स दोगे, नहीं कमाते हो तो नहीं दोगे। तो ये भी विधियों के समान संरक्षण के तहत है, लेकिन वर्गीकरण के तहत। और इसी 14 में हम ये देखते हैं कि कुछ विशेष लोगों के लिए कुछ विशेष छूट दी गई है, जहाँ विधियों के समान संरक्षण की बात या इस अनुच्छेद का पालन नहीं होता है। ठीक है, अभी थोड़ा हम वनडे और सिविल के हिसाब से देख रहे हैं। अगर एसआई का पेपर होगा ना तो इसी अनुच्छेद को थोड़ा अलग एंगल से देखना होगा। अलग एंगल से का मतलब कि हमें कुछ संशोधन भी देखने होंगे इसमें, और ये देखना होगा कि संशोधन इसलिए देखना होगा कि समय समय पर इसमें कब कब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने कब कब इस पर टिप्पणी की है, किन किन बातों को लेकर के, तो बात की बात है। अभी हम यहाँ जो देख रहे हैं ये देखना है कि अनुच्छेद 14 के ही तहत समान विधियों के संरक्षण या विधि के समक्ष समता से किसको अलग रखा गया है। तो यहाँ ध्यान रखना कि अनुच्छेद है एक 361, ठीक। तो अनुच्छेद 361 की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 361 क्या कहता है, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध उनके पद पर बने रहने के दौरान किसी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, अगर वो अपने पद पर है तो जब तक वो अपने पद पर है तब तक किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपराधिक कार्यवाही की बात की जा रही है, ठीक। और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये दो कंडीशन ध्यान रखनी है 361 के तहत। ना उनके ऊपर कोई मुकदमा लाया जाएगा उस दौरान जिस दौरान वो राष्ट्रपति के पद पर हैं या राज्यपाल के पद पर हैं। दूसरे ये ध्यान रखना है कि अपने पद पर रहते हुए चाहे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल जो भी कार्य करता है उस संदर्भ में न्यायालय में कोई भी वाद दाखिल नहीं होगा। यानी न्यायालय में जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया, किसी को अच्छा नहीं लगा, तो इस संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि वहाँ भी ये व्यवस्था है कि उस संदर्भ में कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल जो काम करते हैं अपने पद पर रहते हुए उन कार्यों के विरुद्ध उनके लिए कोई भी वाद दाखिल नहीं होगा। तो ये भी विधि की समझ समता का उल्लंघन है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो संविधान स्त्रियों, बालकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग, पिछड़े लोग हैं जिसको हम कहते हैं आर्थिक रूप से EWS जिसको नाम दिया गया, सवर्ण आरक्षण, ये सब अनुच्छेद 14 के तहत या 14 के अपवाद हैं विधि के समक्ष समता के। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर कोई संसद का सदस्य है या राज्य विधान मंडल का सदस्य है तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं जो विधि के समक्ष समता का उल्लंघन करती हैं या अपवाद हैं। जैसे कि कोई सांसद है तो संसद सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और संसद सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। दो तरह के मामले होते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी का मतलब जमीन जायदाद का मामला हुआ, पैसे के लेन देन का मामला हुआ, तो ये दीवानी के तहत आएगा। फौजदारी का मतलब मारपीट, हत्या, ऐसे जो आपराधिक मुकदमे हैं वो फौजदारी के अंतर्गत। तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद संसद सत्र शुरू होने के किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यही व्यवस्था लागू होती है राज्य के विधानमंडल में, यानी विधायकों के ऊपर भी। ठीक है, अब संसद सदस्य जो भी है या राज्य विधानमंडल का जो भी सदस्य है, यानी जो सांसद हैं या जो विधायक हैं,
संसद सत्र के दौरान संसद में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनके विरुद्ध इस संदर्भ में भी कोई मुकदमा दायर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चाहे किसी का सर फोड़ दें, इस संदर्भ में प्रथम दृष्टया जो भी एक्शन लेना होगा, अगर वो लोकसभा का है तो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा, राज्यसभा का है तो राज्यसभा का सभापति लेगा, और राज्यों में अगर विधानसभा का है तो विधानसभा अध्यक्ष लेगा, अगर विधान परिषद का है तो विधान परिषद का सभापति लेगा। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं संसद में या राज्य के विधान मंडल में, इस संदर्भ में उनके ऊपर कोई भी मुकदमा दायर नहीं होगा। ठीक है, यानी उनके द्वारा कही और की गई कोई भी बात जो संसद में हो रही हो या राज्य के विधान मंडल में हो रही हो, उनके विरुद्ध कोई भी वाद दाखिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था अपना अनुच्छेद 14। अभी हमको क्या ध्यान रखना है, अभी एक चीज़ तो पूरी तरह याद होनी चाहिए कि अनुच्छेद 14 है क्या। तो एक लाइन में अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता, और विधि के समझ समता में दो चीज़ें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण। यानी कि जो विधि बन गई है सबको उस विधि के अंतर्गत ही समान रूप से देखा जाएगा। कुछ अपवाद भी मैंने बताए हैं, ये अपवाद रहेंगे जो अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? ठीक, तो अब देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में हम क्या देखते हैं? अनुच्छेद 15 की हेडिंग पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, मोटे मोटे शब्दों में कहें तो धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के स्थान पर या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब होगा कैसे ये? तो अनुच्छेद 15 4 भागों में बटा हुआ है, 15 फर्स्ट, 15 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक, तो एक एक भाग को बहुत शार्ट में देख लेते हैं। हाँ, जिसको ज़रूरत होगी लिखने की, वैसे तो लिखा होना चाहिए तो आसानी होती है पढ़ने में। अगर आपके पास टाइम होगा तो 15-1, 15-2 करके जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा लिख डालिएगा अपने नोट्स में। 15-1 जो है अनुच्छेद 15 का जो फर्स्ट भाग है वो राज्य को निर्देशित करता है। राज्य को मतलब कि सरकार को, और सरकार का मतलब भारत सरकार। ठीक, 15-1 कहता है राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जो सरकार है जिसकी, जो उस समय राज्य जिसको कहा जा रहा है, वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यह है 15-1 राज्य के लिए। अब 15-2 की बात कर लें तो 15-2 हम जो देख रहे हैं ना, ये आम लोगों के लिए है, राज्य के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी। और यहाँ क्या कहा गया 15-2 में? कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, अब ये 15-2 बटा हुआ है दो भागों में, क और ख में। ठीक है, क्या देखा हम लोगों ने? कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, अब बढ़ जाता है दो भागों में, क और ख, दुकानों, ठीक है, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश। ठीक, सब ध्यान रखना है। कोई दुकान हो, कोई सार्वजनिक भोजनालय हो, कोई होटल हो, कोई मनोरंजन का स्थान हो, वहाँ प्रवेश की बात कर रहा है। ख क्या कहता है? ख है पूर्णतः या भागतः, पूरी तरह या कुछ हिस्सा, पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित। तो ये शब्द जो यूज किया गया ना, इस सीधे सीधे ध्यान रखना है कि कोई चीज़ हम बनवा रहे हैं, हो सकता है कि मैं ही बनवा रहा हूँ, 100 रुपये खर्चा है, 80 रुपये मैंने लगाया और 20 रुपये ले लिया सरकार से, तो वो हो गया भागतः राज्य निधि से। पूर्णता का मतलब कि मुझे कोई चीज़ बनवाना है, मैंने सरकार से कहा कि ये हमको बनवाना है और लोगों को इससे काफ़ी सुविधा होगी, सरकार ने कहा ठीक है पूरा पैसा हम दे देते हैं, तो वो हो गया पूर्णतः। समझ में आया? तो ऐसा कोई भी ऐसा निर्माण हो, ऐसे समझ लेना है पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के लिए प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सामाजिक समागम के स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, पूरे अनुच्छेद को एक लाइन में अगर देखें तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक को किसी दुकान में जाने से, किसी सार्वजनिक भोजनालय में जाने से, किसी होटल में जाने से, किसी सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर जाने से
रोका नहीं जा सकता। साथ ही साथ अगर राज्य निधि से अंशतः या भागतः कोई चीज़ बनवाई गई है, यानी राज्य ने भले ही उसमें 1 रुपये भी अगर लगाया हो, तो अगर ऐसा जनता को समर्पित कोई कुआं बनाया गया है, तालाब बनाया गया है, स्नान घाट बनाई गई है, ऐसी सड़कें बनवाई गई हैं, सामाजिक समागम के स्थान, सामाजिक समागम का मतलब कि जहाँ लोग इकट्ठे हों किसी भी उद्देश्य, चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक समागम के स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी व्यवस्था थी इसमें। तीसरी व्यवस्था अगर देखें तो यहाँ ध्यान रखना है ना कि यहाँ जो थर्ड मैंने लिखा है 15(3), तो कभी कभी ये हेडिंग आपसे पूछ लेगा, स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ भी अनुच्छेद अगर पूछा तो 15, 13, 14, 15, 16 करके दिया था अनुच्छेद 15, लेकिन अगर बांट के पूछा 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये किस में है, 15(3) में, स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध। तो इस अनुच्छेद के तहत राज्य को ये अधिकार दिया गया है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, करेगा नहीं ऐसा शब्द नहीं कहा गया है, ऐसा कहा गया है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अगर उनकी उन्नति में बाधा हो रही हो, उनकी शिक्षा में बाधा हो रही हो, तो उस संदर्भ में राज्य विशेष उपबंध बना सकता है। ठीक है, ये हो गया 15(3). और 15(4) में देख लेते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि 15(3) तक तो मूल अधिकार, इतने मूल अधिकार हमको मूल संविधान में ही दिए गए थे, लेकिन आगे चल के इसमें 3 जुड़ जाते हैं, 15(4), 15(5) और 15(6). तो उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं और कब कब जुड़े। तो अगर 15(4) की बात करें तो ये है पिछड़े वर्गों का मतलब यहाँ ओबीसी से भी अनुमान नहीं लगाना है। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध। ठीक, तो यहाँ पिछड़े वर्ग का मतलब कि हर उस वर्ग से अनुमान लगाना है जो सामाजिक विकास की धारा में पीछे रह गए हों या आर्थिक विकास की धारा में पीछे रह गए हों, वो पिछड़े वर्ग। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, ये जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। ठीक, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध, ये प्रावधान 15(4) जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। ठीक है, ये उपबंध क्या कहता है, यह उपबंध राज्य को यह अधिकार देता है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों, यहाँ ध्यान रख लेना है कि ये अनुच्छेद किस चीज़ के लिए कह रहा है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों। ठीक है, तो ये जो आरक्षण की बात हो रही है, तो ये आरक्षण जो प्रदान किया गया ये सामाजिक और शैक्षणिक है पहली नज़र में, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक, समझ में आया। इसी उपबंध के तहत राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध करेगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण दिया गया ना SC ST को, आगे चल के इसमें OBC भी जुड़े। ठीक, तो OBC की बाद में चर्चा करेंगे, 15 आगे देखेंगे। अभी यहाँ ध्यान रखना है कि इस अनुच्छेद के तहत शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण दिया गया वो 15(4) के तहत ही शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब आगे चल के ये ध्यान रखना है कि इसमें पिछड़ा वर्ग भी जुड़ जाता है। ठीक, कि पिछड़े वर्ग को भी इसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन पिछड़े वर्ग से संबंधित एक प्रक्रिया यहाँ पे थी कि निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का क्या उपबंध होगा। तो निजी शिक्षण संस्थाओं का मतलब कि जो राज्य निधि से संचालित नहीं हो रही हैं, जो लोगों ने स्वयं खोल रखी हैं, तो निजी शिक्षण संस्थाओं से संबंध में एक अनुच्छेद बनाया गया, इसी में एक जोड़ा गया उपखंड अनुच्छेद 15(5), निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध। समझ में आया। हाँ, तो यहाँ ये कहा गया कि प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में चाहे वो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त न हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को उनको आरक्षण देना होगा जितना संवैधानिक दृष्टिकोण से लगाया गया है। ठीक है, लेकिन आगे चल के मामला और, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो 15(5) है ना, निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध, वो अनुच्छेद 30(1) या अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाली शिक्षण संस्थाओं पे लागू नहीं होगा। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग की अगर शिक्षण संस्थाएं हैं तो वहाँ 15(5) लागू नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक, अब अनुच्छेद 5 के पालन में अगर देखें तो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश अधिनियम 2006, ठीक,
केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश अधिनियम 2006 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, हाँ, तो जब संसद ने ये प्रस्ताव लाया तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय ने ऐसा क्लियर किया कि ठीक है, 27% का जो ये प्रावधान है ये रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध, तो ये ध्यान रखना है कि 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। ठीक, कि अब निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। आगे चल के जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो मामला थोड़ा सा उलझा और यहाँ भी इसको जोड़ना पड़ा, और यहीं पे संसद ने एक अधिनियम पारित किया, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006, जिसके तहत ये क्लियर कर दिया गया कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके तहत अभी आरक्षण दिया जाएगा। मामला पहुंचा उच्चतम न्यायालय। जब मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा तो उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पे इस बात को संज्ञान में लिया और ओबीसी का जो 27% आरक्षण था उसको उच्चतम न्यायालय ने वैध ठहराया। उच्चतम न्यायालय ने कहा ठीक है, ये जो आरक्षण 27% दिया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पे एक व्यवस्था कर दी ओबीसी वर्ग के लिए। ठीक है, वो व्यवस्था थी क्रीमी लेयर। ठीक, तो ये जो क्रीमी लेयर वाली व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कहा उच्चतम न्यायालय ने कि नहीं, ठीक 27% तो ठीक है, लेकिन ओबीसी में ही कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, उनको कहा गया क्रीमी लेयर, और जिनको आरक्षण चाहिए उनको कहा गया नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ ध्यान में रख लेना है, क्रीमी लेयर जो होंगे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, ओबीसी आरक्षण। ठीक, तो अब ये क्रीमी लेयर कैसे निर्धारित किया जाए कि कौन क्रीमी लेयर है कौन क्रीमी लेयर नहीं है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने, या पहले से ही ये व्यवस्था चली आ रही थी, ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो ये व्यवस्था है ना ये धन के हिसाब से है। ठीक, तो जब शुरुआत हुई इसकी तो 1993 में ध्यान रखना है कि 1 लाख की सीमा निर्धारित की गई थी। आगे चल के 2004 में ये 2.5 लाख हो गई, यानी जिस ओबीसी वर्ग में अगर कोई आ रहा हो, अगर उसके माता पिता की संयुक्त इनकम 2.5 लाख से कम है तो वही ओबीसी आरक्षण का पात्र होगा, यानी कि वही नॉन क्रीमी लेयर है, अगर इससे ऊपर है तो वो क्रीमी लेयर हो गया। ठीक, आगे चल के 2008 में इस धनराशि को बढ़ाया गया और हो गया वो 4.5 लाख, यानी कि क्रीमी लेयर की सीमा मान ली गई 4.5 लाख। 4.5 लाख जिसकी आय थी, जिसके माता पिता की, वो माने गए क्रीमी लेयर, यानी उनको आरक्षण का अधिकार नहीं दिया गया। ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है, और जिनके माता पिता की आय 4.5 लाख से कम थी 2008 में, वो नॉन क्रीमी लेयर माने गए, यानी उनको जो है ये अधिकार दिया गया ओबीसी आरक्षण का। फिर आगे चल के 2013 में 4.5 लाख की सीमा को बढ़ा करके कर दिया गया 6 लाख रुपए, और वर्तमान में अगर कोई पूछे तो 23 अगस्त 2017 को एक और संशोधन हुआ। अब क्रीमी लेयर की सीमा क्या हो गई, क्रीमी लेयर की सीमा मान ली गई 8 लाख रुपए वार्षिक। तो ये अभी भी चल रहा है। तो क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी आरक्षण के तहत हमको देखना है। यहाँ पे उन्हीं ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलेगा जिनके माता पिता की आय 8 लाख रुपए से कम है, उनको कहा जाएगा नॉन क्रीमी लेयर, और जिनके माता पिता की आय 8 लाख रुपए है या 8 लाख रुपए से अधिक है उनको कहा जाएगा क्रीमी लेयर। तो ये क्रीमी लेयर मक्खन से आप समझ सकते हैं, हाँ दूध में मलाई तो पड़ती होगी ना, तो वहीं से इसका अंदाज़ा लगा लेना है कि दूध अलग और मलाई अलग। ठीक है, अब एक और हम चर्चा करेंगे 15/6 की। इसी में 15/6 अभी हाल में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमने देखा सवर्ण वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे, ठीक है, उनको आरक्षण दिया गया शैक्षणिक संस्थाओं में और नौकरियों में भी। शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण दिया गया ऐसे वर्ग को जो जनरल कैटेगरी के थे, ऐसा समझिए, तो एक उपखंड जोड़ा गया इसमें अनुच्छेद 15 में 15/6। और अब 15/6 जुड़ा कैसे, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, 15/6 103वें संविधान संशोधन अधिनियम
ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। ठीक, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 15(6) जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वो राज्य द्वारा अनुदानित हो या गैर अनुदानित हो, यानी राज्य उनको पैसा दे रहा हो या पैसा न दे रहा हो, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्ग के लोगों को भी यहाँ पे 103वें संविधान संशोधन द्वारा 15(6) में रख करके शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। यहाँ ध्यान में रखना है कि आर्थिक दृष्टि से सवर्ण। अब समस्या यहाँ पे ये आ रही थी कि जो संवैधानिक दृष्टिकोण है वो कहता है कि 49.5% से अधिक आरक्षण की सीमा नहीं होनी चाहिए या इससे अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो सरकार के सामने प्रश्न था, तो सरकार ने बीच का रास्ता निकाला। ध्यान ये रखना है कि अभी जो केंद्र की व्यवस्था है, केंद्र का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, तो 15% आरक्षण है एससी का, 7.5% आरक्षण है एसटी का, ठीक है, 27% आरक्षण है ओबीसी का। अब समस्या ये थी कि 49.5 तो यही हो जा रहा है, तो बाकी 10% जो अलग से आरक्षण की बात की जा रही है आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए, तो उनकी व्यवस्था कैसे हो। तो सरकार ने ये कहा कि ठीक, हम इसमें कोई हेरफेर नहीं करेंगे 49.5 में, ठीक है, यानी 50.5 जो ये बच रहा है ना, तो यहाँ पे ये व्यवस्था की गई कि ठीक है, इन्हीं सवर्णों में से 10% जो सवर्ण हैं उनको ये आरक्षण दे दिया जाए। समझ में आया कि ये जो 10% सवर्ण आरक्षण ईडब्ल्यूएस के तहत दिया गया, वो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। एससी का 15% बना रहा, एसटी का 7.5 बना रहा, ओबीसी का 27% बना रहा। हाँ, जो ये 50.5% नान आरक्षण वाला आरक्षण की जो व्यवस्था है, इसमें से 10% लोगों को ईडब्ल्यूएस के तहत रख करके आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। समझ में आया। ये 6 प्रावधान अनुच्छेद 15 के तहत, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग ये 2 अनुच्छेद तक देखेंगे। अब अगली वीडियो में अनुच्छेद 16, 17 और 18 इसी तरह सारे अनुच्छेदों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जब तक हम इतना पढ़ेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन पकड़ में आएगा नहीं। जहाँ जहाँ जरूरी लगे वहाँ नोट्स बनाइएगा ज़रूर। खाली सुन के और देखने से काम नहीं चलने वाला है। सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी होगी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनको भी जोड़िए, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।